Hello 12th class, how are you? I hope you all are good. So students, this is fourth and last part of lesson 7 which name is समकालीन विश्व में सुरक्षा of political science in class 12th. तो स्टूडेंट्स हम खतरे के नए सोर्सेज के बारे में रीड कर रहे थे, तो हम आगे चलते हैं। HIV एड्स यहाँ क्या है स्टूडेंट्स? ये एक बीमारी है, डिजीज है। बर्ड फ्लू और सार्स ये सभी ही डिजीज है और ये सार्स की फुल फॉर्म है। जैसी महामारियाँ, तो स्टूडेंट्स ये महामारी जो वर्ड है ये किसी भी डिजीज के आगे तब लगता है जब ये कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि कोविड-19 है कि उसमें कितने लोग आपको इफ़ेक्टेड हो रहे हैं या इफ़ेक्टेड हैं और हो भी रहे हैं, तो वो क्या बन गई? अब वो महामारी बन गई। तो यहाँ फिर आप्रवास यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, महामारियों का आप्रवास यहाँ बात हो रही है कि कोई बीमारी जब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जैसे कि हमने देखा कि मार्च में इंडिया में बिल्कुल भी केस नहीं थे कोविड-19 के, लेकिन अगर हम देखें तो कितने हो गए हैं। और जो हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री पता करते हैं तो पता लगती है कि वो जो डिजीज़ है वो कहाँ से आई, यानी कि सभी जो बाहर से आ रहे हैं या जहाँ ये बीमारी फैली है वहाँ से कोई आ रहा है तो उसी को ये डिजीज़ हो रही है। तो ये वही है महामारी। आप्रवास व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेज़ी से विभिन्न देशों में फैली है। यानी कि बीमारियाँ जो आप्रवास से फैली है, काम से फैली है कि कोई व्यक्ति कहीं बाहर काम कर रहा है, वहाँ अगर कोई बीमारी फैली हुई है, वापस जब वो अपने घर आता है तो बाकी के जो लोग हैं वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं। पर्यटन या घूमने फिरने जाने से या लड़ाई झगड़ों से ये बीमारियां जो है एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। जैसे हमने सुना था कि कोविड-19 जो है वो उसकी स्टार्टिंग चाइना से हुई, तो चाइना में जब उसको कंट्रोल नहीं कर सके तो वो अब पूरे विश्व पर अपना इफेक्ट डाल रही है। अब अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते थे, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में, उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में। उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेज़ी से कमी आई है। यानी कि किससे कमी आई? उपचार की नई विधियों से। मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी हो गई, जिसकी वजह से ये बीमारी कम हो गई। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे। आकाश कुसुम मतलब कि जो अफोर्डेबल ना हो, जो बहुत मुश्किल हो किसी गरीब को उसका खर्चा दे पाना उस इलाज का। जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। अब ये कैसे हुआ कि HIV से वीकनेस आएगी लोगों में? अगर लोग ही हेल्थी नहीं होंगे तो वहाँ इकोनॉमिकली भी कंडीशन क्या हो जाएगी? डाउन होगी। तो ये वही है। एबोला वायरस, हैंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई महामारियाँ उभरी है। अब यहाँ कोविड-19 भी जुड़ जाएगा, जिनके बारे में जानकारियाँ भी कुछ खास नहीं है। TB, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इससे इनका उपचार कठिन हो गया है। जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक में उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है। अब जानवरों में कैसे स्टूडेंट्स? जानवरों में सपोज कोई बीमारी अगर जानवर में फैल जाती है तो उससे जो है कि आर्थिक दुष्प्रभाव कैसे हो सकते हैं? आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड की पैसे की तंगी कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है स्टूडेंट्स की जैसे कि मान लो कि कोई भी बीमारी है जानवर में फैल जाती है, तो जब हम उसका जो मीट है वो सेल किया जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे? अगर उसको खाएंगे तो बीमार होंगे। तो इससे क्या होगा? लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। जैसे कि कोविड-19 में भी स्टार्टिंग में यही बात हुई थी कि ये जो नॉनवेज खाने से ये हो रहा है, तो लोगों ने क्या कर दिया? नॉनवेज बंद कर दिया। इससे क्या हुआ? जो लोग इस काम में जुड़े हुए थे उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो डाउन चली गई। ऐसे ही
इकोनॉमिकल कंडीशन तो बिल्कुल डाउन जाती है। जैसे अभी हाल ही में चल रही है कि एक हिसार के पास नंगथला गांव में जो 52 भैंसें जो मर गई हैं खड़ी खड़ी, वो अचानक से गिर गई। तो अब जिनकी भैंस है उनको तो बड़ा लॉस हुआ है ये। तो ये आर्थिक कंडीशन को भी बिल्कुल क्या करेगा, डाउन करेगा ही जब किसी भी जानवर में कोई महामारी फैलती है। और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा, यानी कि मुर्गे का निर्यात, मुर्गा जो लोग खाते थे उसको एक्सपोर्ट करना बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियां बताती है कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई है। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ राष्ट्रीय सीमाएं की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी डिजीज को, बीमारी को ये नहीं पता कि हमें बस इसी देश में रहना है। जैसे सपोज कोविड-19 को ये नहीं पता कि उसने सिर्फ चाइना में रहना है, वो चाइना से भी क्या आ गया, बाहर आ गया, पूरे विश्व में फैल गया। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इसको सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा, कि सभी देश आपस में मिलकर सहयोग करें, उसी से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती। ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक सर्वस्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर किसी मसले से संदर्भी राज्य अथवा जन समूह, कोई एक देश या फिर लोगों का बड़ा एक समूह जो इससे क्या हो रहा हो, इफेक्ट हो रहा हो, कि अस्तित्व को खतरा हो रहा हो, तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है। जैसे कि कोविड-19, बिल्कुल, कि अब ये क्या है, सभी के लिए क्या है, ये एक सुरक्षा का मसला है कि इससे कैसे बचा जाए, क्या हमें प्रिकॉशन करने चाहिए जिससे कि हम बच पाएँ, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, मालदीव को वैश्विक ताप वृद्धि से खतरा हो सकता है। वैश्विक ताप वृद्धि मतलब टेम्परेचर का बढ़ना पोल्यूशन के कारण, और इससे क्या होगा कि जो बर्फ़ पिघलेगी, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। और मालदीव क्या है, एक आइलैंड है मालदीव, जो क्या हो सकता है, पानी ज़्यादा होने की वजह से डूब सकता है, क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज़्यादातर हिस्सा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जबकि दक्षिणी अफ्रीकी देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है, क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग, बोत्सवाना की हालत सबसे बदतर है, वहाँ 3 में से 1 व्यक्ति HIV एड्स पीड़ित है, यानी कि यहाँ हर 6 में से एक व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। अब हम देखते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा, कि आपस में सहयोग कर हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, मतलब सबको मिले, आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोग में मामला और बिगड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, कि किसी भी महामारी को रोकना या फिर गरीबी मिटाने के लिए या देश के अंदर होने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन कोई सैन्य बल नहीं है कि सेना को बढ़ा लेने से ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, ये ठीक होगी आपसी सहयोग से। ज़्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ तैयार की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी देशों से मिलकर। सहयोग द्विपक्षीय यानी 2 देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है, यानी कोई एक पूरा महादेश यानी कि कॉन्टिनेंट मिलकर करे, या कोई स्पेशल एक क्षेत्र करे, या फिर वैश्विक स्तर की विश्व के बहुत से देश मिलकर करे।
यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम है, कि कितने लोग चाहते हैं कि इस बीमारी से हमें निपटना है, और सक्षम मतलब कितनों के पास उससे बचने की ट्रीटमेंट है, मेडिसिन्स है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की ताकत है। सहयोगमूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे कि नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती है। यानी कि ये सब मिलकर क्या कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन का, सपोज कि कोई प्राकृतिक आपदा है या कोई महामारी है या गरीबी है, तो उनका निपटारा ये मिलकर कर सकते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। बल प्रयोग किया जा सकता है, बट बल प्रयोग किस सिचुएशन में करेंगे वो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो, अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप में किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्य की मर्जी पर कान दिए बगैर बल का प्रयोग का रास्ता अख्तियार करे। यानी कि सभी देश मिलकर डिसीजन ले कि अगर कोई देश अपनी रहने वाली जनता को टॉर्चर कर रहा है तो उस जनता को कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए कोई दूसरा देश अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकता है, वो सभी देशों का एक ग्रुप बनाकर फिर उस देश के लोगों की हेल्प की जा सकती है। नेक्स्ट आता है भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि सुरक्षा किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में सुरक्षा की रणनीतियाँ मतलब सुरक्षा के लिए क्या नीतियाँ बनाई गई है, किस टाइप की सुरक्षा भारत को चाहिए और उसके लिए क्या किया गया है। भारत को पारंपरिक सैन्य सेना से रिलेटेड और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं, तो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना। 4 बड़े घटक है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। अब पहला घटक क्या है, सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। मतलब आर्मी जो है हमारी, उनको मजबूत करना, उनके पास प्रॉपर वेपन्स हो, हथियार हो, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। जैसे आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से जो हमले होते रहते हैं। अब पाकिस्तान ने कब कब किया, पाकिस्तान ने 47 to 48, 65, 71, 99 में, और चीन ने 62 में भारत पर हमला किया। दक्षिणी एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश है। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले, और ये परमाणु परीक्षण कब किया गया, 1998 में, को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो पहला परमाणु परीक्षण देख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ है। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, यानी पूरे एशिया में यूनिटी हो, अनौपनिवेशीकरण, डिकोलोनाइजेशन और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अप्रवास के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों से संबंध बराबर के अधिकार और दायित्व हो।
भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई और सबसे बड़ी बात यह है कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। तो ये हमने पिछले लेसन में किया है स्टूडेंट्स कि भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने आप को एक गुटनिरपेक्षता से जोड़ा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक की गई संधि है। इसमें क्या है कि वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। इसके अंदर सहयोगमूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। तो यानी कि इसका पूरा सार ये है कि किस तरह भारत जो है वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी, विश्व शांति को भी महत्व देता है कि सब देश आपस में कोऑपरेट करें, सहयोग करें और मिलकर किसी भी आने वाली आपदा का सामना करें। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा, मतलब देश के अंदर होने वाली कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन करना। अब देश के अंदर क्या है, समस्याओं से निपटने की तैयारी अंदर वाली, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूह ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पंजाब का ऑप्शन लेते हैं कि पंजाब में क्या था कि सिखों ने अपनी एक डिमांड रखी थी अलग देश की, जिसका नाम वो खालिस्तान रखने वाले थे। तो ये भारत को तोड़ने की बात थी। तो इस सिचुएशन में भी भारत ने बड़ी शांतिपूर्वक अपना मिल बैठकर ये समझौता किया कि ऐसा नहीं हो सकता। और भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। लोकतांत्रिक आपको पता होगा स्टूडेंट्स, क्या है लोकतांत्रिक मतलब, लोक मतलब जनता, तांत्रिक मतलब जनता की शक्ति। और वो कैसे हो सकती है कि जैसे कि सभी को वोट डालने का राइट है, सब अपने जो फंडामेंटल राइट्स का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों और जन समूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। यानी लोकतांत्रिक में क्या है कि सभी लोग अपनी शिकायत खुलकर सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर सत्ता में भागीदारी मतलब इलेक्शन में जैसे कोई भी खड़ा हो सकता है, हर किसी को मौका मिलता है। ये नहीं कि एक ही पार्टी जो है वो हर बार बनेगी। आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले। तो ये जो है इसका स्टूडेंट्स फोर्थ घटक है, चौथा घटक है वो क्या है कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, गरीबी और अभाव से निजात मिले। अभाव मतलब कमी, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो अमीर गरीब जो है वो बराबर रहें, सबकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों, तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा ना हो। आर्थिक असमानता मतलब अमीरी और गरीबी जो असमानता है वो ज़्यादा ना हो। ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। हमारा देश अब भी क्या है, गरीब है और असमानताएं मौजूद है। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध है कि गरीब और वंचित नागरिक मतलब ऐसा नागरिक जिसको कोई सुविधा ना मिली हो, वो क्या कर सकता है, वो अपनी आवाज़ उठा सके। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए। मतलब जो रूलिंग सरकार होगी उसको ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, इनको ख़त्म करने की या इनको सॉल्यूशन की कोशिश करनी है। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे, और यह किताब है स्वातंत्र्योत्तर भारत की राजनीति पर केंद्रित किताब है यह। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन पूरा हो गया है। अब हमने इस लेसन में देखा कि कैसे हम देश के अंदर रहते हुए भी हमें सुरक्षा चाहिए और देश से बाहर से आने वाले खतरे से भी हमें सुरक्षा चाहिए। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो आपने इसके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं अच्छे से। और यदि तुम्हें मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।